दोस्तों, हमको पता है कि इस देश का सच क्या है, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे। हमें जानकारी है सरकार की नीतियां किस तरीके से भीतर में खोखली है, लेकिन हम ये जानकारी आपको नहीं देंगे। सरकार जो ऐलान करती है, जिन नीतियों का जिक्र करती है, जो उत्सव मनाती है, उसके भीतर सिर्फ और सिर्फ झूठ भरा होगा, लेकिन हम ये जानकारी आपको नहीं देंगे। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो चिंता व्यक्त की जा रही है, भारत की अपनी स्थितियां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जितनी खोखली और पोपली हो गई है, हम जानकारी नहीं देंगे। हर दिन रिपोर्ट लगातार आती चली जाएगी, जानकारी अपने तौर पर सरकार भी अपनी वेबसाइट पर दे देगी, लेकिन हम मुंह पर ताला लगा लेंगे, हमारी कलम लिखना छोड़ देगी, हमारे कैमरे उन विजुअल्स को दिखाने की स्थिति में नहीं होंगे जो इस देश का सच होगा। ऐसा मीडिया भारत में इससे पहले कभी था क्या? या फिर भारत का मीडिया तो लगातार राजनीतिक सत्ताओं से संघर्ष करता आया है। इस देश की जनता को हक के दिलाने के लिए उसने दुनिया भर की रिपोर्ट फाइल्स की है। भारत की पहचान भारत के मीडिया के जरिए फोर्थ स्टेट के लेवल पर कई बार हुई है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हुई है। इमरजेंसी के वक्त को कोई कैसे भूल सकता है? जिस लहजे में उस वक्त सत्ता ने मीडिया पर सेंसर लागू किया था, उसकी जुबान बंद कर दी थी, लेकिन लड़खड़ाते हुए सही, वह रेंग नहीं रहा था। वो लेटा जरूर था, लेकिन अपने तौर पर उसकी जुबान के भीतर से कुछ सच भी निकल रहे थे। एक संघर्ष था। उस संघर्ष का हमको लगता है आज जिक्र इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि तब जितनी बंदिशें थी, तब जितना दबाव था, उतनी बंदिशें और दबाव अब उस रूप में है नहीं। बड़े छोटे छोटे दबाव हैं, लेकिन मीडिया रेंगते हुए लटपटा चुका है। वो थिएटर करने लगा है, वो नाटक नौटंकी दिखाने में व्यस्त है। जनता को उसी के भीतर में वह चाहता है वो उसमें शरीक हो जाए, और राजनीतिक सत्ता अपने तौर पर ठहाके लगाते रहे, और ठहाके लगाने के बीच बीच में किसी भी एक मीडिया संस्थान को जाकर फुसला ले, उसके कांधे पर हाथ रख दे और बताए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि सच ये है, इस देश के भीतर में अगर नेशनल मीडिया, खास तौर से 2-3 ग्रुप जो टेलीविजन और प्रिंट दोनों जगहों पर जिनकी मौजूदगी है, अगर वो खड़े हो जाएं तो ये सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। हम इस पर आए उससे पहले हमें लगता है कि आज जानने की कोशिश कीजिए कि जब आपने आज टेलीविजन खोला, जब आपने अखबार के पन्नों को टटोला, तो क्या आपको इसकी जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में जितने घरों को बांट रहे हैं, उतने घर मध्य प्रदेश में बने ही नहीं हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और जब ये 2022 तक का टारगेट लिया गया था कि हर को घर दिला दिया जाएगा, तो वह भी टारगेट आज की तारीख में सिर्फ 22% हो पाया है, यानी लगभग 80% अभी बचा हुआ है। और इधर 4 साल बीत चुके हैं और इधर 2 साल बाकी हैं। कैसे पूरा होगा? किस रूप में पूरा होगा? और गलत तौर पे घर भी बांटे जा रहे हैं। हम इसकी जानकारी भी दे रहे हैं कि घर बंट गए, प्रधानमंत्री ने दे दिया, लेकिन हम रिपोर्ट फाइल नहीं करेंगे क्या वाकई वहां पर घर है भी या नहीं है। इसकी जानकारी भी नहीं देंगे कि इस देश में इंडस्ट्रियल उत्पादन जो है, औद्योगिक उत्पादन, वो इस बार -10.4% पे ही अटका हुआ है। इससे पहले वो और नीचे था, अभी भी माइनस में ही है। इसका असर क्या पड़ेगा, हम कोई रिपोर्ट फाइल नहीं करेंगे। और तो और एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम की। इस इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब यह होता है कि इसमें जो ट्रेड इंटरनेशनली लोग करते हैं, उसमें आपको स्वतंत्रता हो। इसका मतलब होता है कि साइज ऑफ गवर्नमेंट किस रूप में काम कर रही है। इसका मतलब होता है कि आपको प्रॉपर्टी राइट्स किस रूप में आपके साथ जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में और कितने टैक्स लगाती है। इन सारी स्थितियों को मिलाकर जब एक इकोनॉमिक फ्रीडम का इंडेक्स सामने आया, तो पता चला कि पिछले साल की रिपोर्ट की तुलना में इस बार भारत की स्थिति और नाजुक हो गई है। पिछले साल 162 देशों में भारत 79 नंबर पे था, आज वो नीचे आ गया है 105वें नंबर पर। कोई जानकारी आपको नहीं आएगी। और ये जानकारी के भीतर का सच ये है कि ये पूरा डाटा 2018 का लिया गया है, यानी नोटबंदी, जीएसटी के बाद से इस देश की इकोनॉमी, इस देश की अर्थव्यवस्था का जो चक्का घूम रहा था, उसकी मुश्किल हालात, और लोगों के सामने, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, कॉर्पोरेट वर्ग हो, इंडस्ट्रियलिस्ट अपने तौर पर हो, हर तबके के सामने मुश्किल है जो इसको इंडिकेट करता है। और यहीं से ये बात की शुरुआत होती है, क्या मीडिया इस बात को नहीं समझ पा रहा है
और मीडिया ने क्या इससे पहले उन परिस्थितियों को नहीं देखा है जिस दौर में बंदिशें लगती थी? क्योंकि हम एक इतिहास के पन्ने को अगर पलटना शुरू करते हैं तो आपके जहन में 2-3 बातें आनी चाहिए। इस देश की राजनीतिक सत्ता ही कहीं थिएटर तो नहीं करने लगी, कहीं उसको अपने तौर पर नाटकों में मजा तो नहीं आने लगा, और वही नाटक मीडिया ने धीरे धीरे ओढ़ लिया। क्योंकि इससे पहले राजनीतिक सत्ता इस तरह का थिएटर नहीं करती थी, गलत जानकारी नहीं देती थी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी झूठ नहीं बोलती थी, इस तरीके से किसी भी चीज को प्रोपेगेंडा इस रूप में नहीं करती थी कि जिसमें सिर्फ लगे एक प्रचार तंत्र चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी गिरावट भारत की राजनीति में हुई है और उसका असर मीडिया पे पड़ा है। क्योंकि जब आप इंदिरा गांधी का नाम लेंगे और इंदिरा गांधी में इमरजेंसी को कुछ सेकंड्स के लिए अगर भूल भी जाइए तो याद कीजिए पंजाब का ब्लू स्टार, याद कीजिए उस समय जो गरीबी हटाओ का नारा चला था, उसको लेकर जो सवाल था, उस दौर में जो करप्शन का नारा था, जो क्रोनी कैपिटलिज्म का नारा था, उसको लेकर मीडिया क्या स्टोरी फाइल नहीं कर रही थी? और इमरजेंसी लगने से पहले कुलदीप नैयर से आर्टिकल लिखवाया था रामनाथ गोयनका ने, जो कि जनवरी में इंडियन एक्सप्रेस में छापा था। इस बात का अंदेशा था कि इस देश में इमरजेंसी लग सकती है। और इंदिरा गांधी क्या इंडियन एक्सप्रेस को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए नहीं बढ़ गई थी? स्थिति तो इतनी नाजुक हो गई थी और जिस तरीके से पूरे इंडियन एक्सप्रेस की बोली तक लगा दी गई थी कि 6 करोड़ में सब कुछ दे देंगे, या तो कांग्रेस को दे दो या फिर हमारे लोगों को दे दो, यह स्थिति भी आई थी। और तो और इंडियन एक्सप्रेस के बोर्ड में उस समय AK एंटोनी और कमलनाथ तक को एडिटोरियल बोर्ड में रख दिया गया था, कौन नहीं जानता है। यानी दबाव की सीमा इनकम टैक्स को लेकर हो, चाहे उसके संपत्ति को लेकर हो, हर तरीके से मौजूदा वक्त में जो सवाल उठते हैं ना कि ईडी दरवाजे पर आ जाएगा, CBI दरवाजे पर आ जाएगा और इस तरीके से परेशान करेगा, क्या मौजूदा वक्त के मीडिया हाउस खड़े नहीं हो सकते हैं? जाहिर है सरकार दबाव बनाएगी, एडवर्टाइजर्स हट जाएंगे, लेकिन कमाया तो देश के मौजूदा वक्त में 3 बड़े ग्रुप है। एक टाइम्स ग्रुप है जिसका न्यूज चैनल भी है और अखबार भी फैला हुआ है, एक इंडिया टुडे ग्रुप है जिसका टीवी भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है और उसकी मैगजीन भी है, आनंद बाजार पत्रिका भी है, टेलीग्राफ अखबार भी है, उसके न्यूज चैनल्स भी हैं। और हमें लगता है कि इन अखबारों ने और इन मीडिया हाउसेस ने सिर्फ विज्ञापन के जरिए हर साल 100 करोड़ से ज्यादा कमाया है, लेकिन सही मायने में पूछिएगा तो ये 100 करोड़ नहीं है, बल्कि 300 करोड़ से लेकर 700 करोड़ तक की इनकी कमाई एक बार बरस हुई है। सिर्फ 2 बरस की तो लड़ाई है, 2 बरस भी नहीं, एक ही बरस में इस देश के लोग जान जाएंगे अगर इसमें से कोई भी संस्थान खड़ा हो जाए, सिर्फ ये बताने के लिए खड़ा हो जाए कि हम इस देश की जानकारी देंगे, इस देश के लोगों की क्या त्रासदी है, उनकी क्या मुश्किल हालात है, हम उसकी जानकारी देंगे। इससे आपने क्या क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि जब आप अतीत में जाएंगे तो कुछ बातों का जिक्र होगा कि जिस समय भारतीय मीडिया जब जब सत्ता से लड़ता है, कहीं कॉर्पोरेट का साथ भी उनको मिला है, इंडस्ट्रिस्टों का साथ भी मिला है, युवाओं का साथ भी मिला है, संघर्ष करने वाले संगठनों का साथ भी मिला है, अलग अलग तरीके से हर का साथ। मौजूदा वक्त में तो स्थिति और बुरी है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्रिस्ट जो सरकार के प्रिय नहीं है, उनकी हालत देख लीजिए, किसी भी सेक्टर में चले जाइए उनकी हालत देख लीजिए। चंद ही नाम है जो सरकार के करीब है और उनको लाभालाभ मिल रहा है। जितने ट्रेडर्स हैं उनकी क्या हालत हुई है जीएसटी के बाद? क्या वो मदद नहीं करेंगे अगर कोई मीडिया हाउस खड़ा होता है तो? क्या प्रोफेशनल्स मदद नहीं करेंगे? क्या स्टूडेंट्स मदद नहीं करेंगे? इस देश का किसान ही मजदूर साथ में खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब उनकी बातों को आप टेलीविजन स्क्रीन और अखबार के पन्नों में जगह देंगे तब ना। हरियाणा में लाठी चल जाती है लेकिन कोई स्पेस नहीं देता है। लेकिन अगर उनको स्पेस मिलता और उनके आंदोलन में एक ताकत मीडिया की 4th स्टेट के तौर पर होती तो क्या वो किसान मजदूर अपने तौर पर उस मीडिया हाउस को जिंदा रखने के लिए, संघर्ष करने के लिए सामने नहीं आता? और यही इतिहास हमको लगता है आपको पलटना होगा 2 तरीके से। पहला, जरा समझने की कोशिश कीजिए इंदिरा गांधी का दौर, राजीव गांधी के दौर में जो उस समय की टेक्नोलॉजी का जिक्र था, जो कंप्यूटर्स आ रहे थे, करप्शन हुआ था, बफोर्स हुआ था, मीडिया की एक बड़ी भूमिका थी उसमें। पीवी नरसिम्हा राव बिल्कुल इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए थे। उस समय मीडिया ने कैसी स्टोरी फाइल की थी और उसके पैरेलल में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कांड हुआ था, घूसखोरी कांड, जिसके जरिए पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रह गए, उसकी रिपोर्टिंग भी हुई थी। सीबीआई ने उन्हें दोषी ठहराया था, अदालत के जरिए दोषी सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया। ये कौन भूल सकता? रिपोर्टिंग तो हो रही थी, काम तो हो रहा था। वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में याद आइएगा तो फिर वहां भी ट्रैक 2 इकोनॉमिक रिफॉर्म लिया, स्वदेशी को धराशायी किया, आरएसएस से पंगा लिया गया, धारा 370, राम मंदिर,
कॉमन सिविल कोड ठंडे बस्ते में डाला गया। क्या क्या हुआ इसको रिपोर्टिंग तो लगातार हो रही थी। मनमोहन सिंह के दौर में तो 2G और कोयला घोटाला तो ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर डील और जो विश्व मंदी आई थी उसको लेकर क्या रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि मौजूदा वक्त में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में 4 चीफ जस्टिस निकल कर आए, लेकिन रिपोर्टिंग की उम्र सिर्फ 1 दिन की थी। टेलीविजन पे रेंगते हुए दृश्य जो थे सिर्फ चंद घंटों के लिए थे। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के भीतर से आवाज थी। जनवरी 2018 में डेमोक्रेसी इन डेंजर, उसको स्पेस नहीं मिला। सीबीआई के ऊपर जिस तरीके से डंडा चला आलोक वर्मा और अस्थाना के बीच में टकराव के मद्देनजर सीवीसी बीच में कूदा और क्या कुछ हुआ, कितने वक्त किस जगह मिली, 1 दिन, न्यूज चैनलों में कुछ घंटे के लिए। ऐसी हजारों घटनाएं हैं इस दौर में जब चीजें धराशायी हुई है। और तो और मीडिया को जो परेशान किया गया उसमें भी मीडिया जागृत नहीं हुआ, उसने भी अपना पल्ला झाड़ना शुरू किया। यानी यह स्थिति कैसे